की बुक का चैप्टर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो देखिए पहेली और बूझो जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए न्यूज़ सुनने के बाद कि ताजमहल जो है इज़ नाउ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ताजमहल जो है वो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। बट वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए, काफ़ी अच्छा नहीं लगा उनको ये बात सुन के कि जो मॉन्यूमेंट है, देखिए जो मॉन्यूमेंट क्या होता है, जो पुरानी इतिहास की चीज़ें होती हैं, जो इमारतें बनाई होती हैं ना, जब राजा महाराजा ने, या पुराने समय की जो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स होती हैं ना, उनको हम मॉन्यूमेंट कहते हैं। जो ताजमहल का वाइट कलर का मार्बल है ना, वो काफ़ी पोल्यूशन जो है उसके एरिया में, आगरा में है ताजमहल, उस इलाके में काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, हवा काफ़ी ज़्यादा गंदी है। इस वजह से ताजमहल का जो वाइट कलर है ना वो पीला होता जा रहा है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है। अब क्या है कि जो ये दोनों बच्चे हैं ना, ये चाहते हैं कि ये चीज़ जानना चाहते हैं कि एयर पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। अब जैसे कि हम सारे लोग अवेयर हैं कि एनवायरनमेंट जो है आज जैसा है, हमारे आसपास का जो चीज़ें हैं, सब एनवायरनमेंट होता है, आज जैसा है वो पहले नहीं हुआ करता था। हमारे एडल्ट्स बताते हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, वो बताते हैं कि जो पहले आसमान काफ़ी ब्लू कलर का हुआ करता था और पानी काफ़ी शुद्ध रहता था, काफ़ी साफ़ पानी रहता था, हवा भी काफ़ी साफ़ होती थी उनके टाइम में। बट आप हम लोग मीडिया में रिपोर्ट देखते हैं कि एनवायरनमेंट की क्वालिटी कितनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। हम लोग खुद भी देखते हैं कि हवा कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, पानी, नदियाँ मतलब नाले बन चुकी हैं, कितनी ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज़ेज़ हो रही हैं, मतलब जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है काफ़ी ज़्यादा लोगों को पोल्यूशन की वजह से, और काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और पहले अब हम लोग के जो हवा पानी साफ़ था पहले के ज़माने में, अब वो अवेलेबल नहीं है। तो इस चैप्टर में हम एयर और वाटर पोल्यूशन के बारे में ही पूरा का पूरा पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे कि हार्मफुल जो ख़तरनाक चेंजेस हो रहे हैं हमारी लाइफ में, हमारे आसपास के इलाके में, वो हमारी ज़िंदगी को किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। तो एयर पोल्यूशन आ गया इसमें कि हम लोग वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड। हम लोग बिना खाने के कुछ समय तक रह सकते हैं, मगर हम लोग कुछ सेकंड भी हवा के बिना नहीं रह सकते। इसलिए बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, ये हमें बताता है कि क्लीन एयर, साफ़ हवा का होना हमारे आसपास कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि एयर जो है वो काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर्स है। मतलब एयर जो है ना वो एक ही चीज़ नहीं है, एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। क्या क्या होता है इसमें? 78% जो है हवा में नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है। बाकी जो बहुत ही छोटी, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, ये सारी के सारे बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए 78% क्या हो गई? नाइट्रोजन, 21% क्या है? ऑक्सीजन, और बाकी सारे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, ये सारे के सारे बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमारी एयर में प्रेजेंट है। अब देखिए इसमें आगे बता रहे हैं कि हम लोगों की ऑब्जर्वेशन के, हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि काफ़ी सारी जो हमारे आसपास की जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। अमाउंट ऑफ स्मोक जो है, जो धुआं है, जो हमारे व्हीकल से निकलता है, हमारे जो वाहन हैं उनसे निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, ये एटमॉस्फेयर में क्या होता है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा धुआं फैल जाता है और स्मोक हमें हर तरफ दिखता है। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाई इट। तो जो धुएं में जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब एटमॉस्फेयर में ऐड होते हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं, और आप कहें मॉडिफाई क्या करते हैं, काफ़ी हद तक ख़राब उसको कर देते हैं। तो व्हेन एयर इज़ कंटामिनेटेड, जब एयर कंटामिनेट होती है, मतलब एयर जब गंदी हो जाती है, अनवांटेड सब्सटेंस, मतलब ये जो सब्सटेंस हवा में मिलते हैं, अनवांटेड ख़राब सब्सटेंस, इसकी वजह से हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, काफ़ी ख़राब इफ़ेक्ट होता है लिविंग पर भी और नॉन लिविंग पर भी। इसी को ही हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। तो देखिए व्हेन एयर इज़ कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस वी हैव हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, इट इज़ रेफर्ड टू एज एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है? जब हवा जो है वो गंदी हो जाती है, कंटामिनेट हो जाती है। कंटामिनेट होने का मतलब होता है किसी तरीके से ख़राब हो जाना। जब अनवांटेड सब्सटेंस, अनवांटेड जिसकी ज़रूरत नहीं होती, हवा जब गंदी हो जाती है ऐसे सब्सटेंसेस की वजह से जो हवा में ज़रूरत ही नहीं थी, तो हवा क्या हो जाती है? हार्मफुल हो जाती है, लिविंग के लिए भी, नॉन लिविंग के लिए भी, और इसी को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। अब हाउ डज़ एयर गेट पोल्यूटेड? अब एयर
पोल्यूट कैसे होती है, हार्मफुल सब्सटेंस भाई मिलते कैसे हैं उसमें। तो देखिए, द सब्सटेंस विच कंटामिनेट एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। तो जो सब्सटेंस, जो चीज़ें एयर को ख़राब कर देती हैं, हवा को गंदा कर देती हैं, उसी को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। कई बार जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे कि स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर और वोल्केनिक इरप्शंस। तो देखिए, हवा में जो प्रदूषण हो जाता है या पोल्यूशन हो जाता है वो स्मोक की वजह से, धुएं की वजह से, डस्ट धूल की वजह से होता है, नेचुरल कॉजेज से, ह्यूमन मेड नहीं। जैसे जंगलों में अपने आप ही आग लग जाती है, और वोल्केनिक इरप्शन, जो ज्वालामुखी होते हैं, वोल्केनोज फट जाते हैं, उसकी वजह से स्मोक और डस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में, ठीक है। पोल्यूटेंट्स आर ऑल्सो एडेड ड्यू टू द एटमॉस्फेयर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो नेचुरली भी जो हैं पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में आते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में आते हैं। तो सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज। तो सोर्सेज क्या होते हैं एयर पॉल्यूशन के? फैक्ट्री होते हैं, जो ह्यूमन मेड हो गया, फैक्ट्री हो गए, पावर प्लांट हो गए, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड द बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड काउ डंग। तो देखिए क्या क्या होते हैं, फैक्ट्रियों का धुआं, पावर प्लांट जिससे बिजली जनरेट होती है, कोयला जलने से धुआं निकलता है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का मतलब होता है जो व्हीकल हमारे कार, बाइक्स और है ना स्कूटी, ये सब चीज़ें इनके चलने की वजह से जो धुआं निकलता है उसको हम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट कहते हैं। और बर्निंग ऑफ फायरवुड मतलब जो लकड़ी होती है उसको जलाने से धुआं निकलता है। काउ डंक, गाय का जो गोबर हम लोग बना लेते हैं उसको जलाने से जो धुआं निकलता है, ये सारा का सारा एयर पोल्यूशन कॉज करता है। अब स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री हमें इसमें दिखा रखा है। अब आगे इसमें हमें बताते हैं कि काफ़ी सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती हैं, जो सांस संबंधी बीमारियां, मतलब जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसको हम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कहते हैं। तो काफ़ी सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो किससे होती हैं? एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। तो ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने का कि पॉल्यूटेंट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में। तो नाउ मतलब आपने नोटिस किया होगा कि जो व्हीकल्स काफ़ी सारे सिटीज़ में बढ़ते जा रहे हैं। अब व्हीकल्स जो होते हैं ना, इसमें काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड स्मोक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल देखिए CO होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, फिर नाइट्रस ऑक्साइड्स हो गया, फिर स्मोक हो गया। ये सारे के सारे जो है पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारी हवा को ख़राब करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके नाम हमारे लिए याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड स्मोक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और स्मोक ये हमारी हवा को काफ़ी ज़्यादा गंदा कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, और यही पोल्यूटेंट्स होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की वजह से। जब फ्यूल्स जो हैं जैसे कि लकड़ी हो गया और जितने भी फ्यूल्स है, पेट्रोल, डीजल, जब ये पूरी तरीके से नहीं जलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड तभी प्रोड्यूस होती है जब इनकम्प्लीट बर्निंग होती है फ्यूल्स की, जैसे कि पेट्रोल और डीजल जब पूरी तरीके से ना जल के आधे जल जाते हैं, ऑक्सीजन जैसे कम प्रेजेंट होती है ना, तो कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है। तो इनकम्प्लीट कंबशन या फिर इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से, जैसे कि पेट्रोल और डीजल जब पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ना ब्लड की, उसको ये कम कर देती है। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारे आसपास है, हम उसको बहुत ज़्यादा इनहेल कर रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी में ऑक्सीजन कम जाती है। अब ऑक्सीजन कम जाएगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ना ब्लड की, ब्लड अपनी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा और उसकी वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज भी होने लगते हैं। अब देखिए येलो बॉक्स है, डू यू नो इफ़ जो व्हीकल्स हैं दिल्ली में रजिस्टर्ड line up one after the other, total length would be nearly equal to combined length of two longest river in the world, Nile and Amazon। मतलब व्हीकल्स जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है ना सारे के सारे, अगर उन्हें हम लाइन में लगा देना तो दुनिया की सबसे दो लंबी नदियाँ जो है नाइल और अमेजोन, उससे भी लंबी वो बन जाएंगे मिला करके। अब बूझो जो बच्चा है वो याद करता है कि थिक फॉग जैसा, फॉग मतलब होता है धुएं जैसी जो लेयर एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिलती है विंटर्स के टाइम में ना, सर्दियों के टाइम में जो हमें धुआं दिखता है, इट इज़ स्मॉग। स्मॉग बनता है स्मोक प्लस फॉग से। स्मॉग जो है ना वो होता है स्मोक जो कि धुआं निकलता है फैक्ट्रीज़ की वजह से और हमारी गाड़ियों की वजह से, और जो धुंध होती है फॉग, तो स्मोक प्लस फॉग इससे बनता है स्मॉग। तो दिस स्मॉग विच इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड स्मॉग, ठीक है। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, स्मोक में जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, विच कंबाइन
विद एयर पॉल्यूटेंट्स एंड फॉग टू फॉर्म स्मॉग। तो देखिए क्या होता है, स्मॉग में क्या क्या प्रेजेंट होता है, मेनली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जो बाकी एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उनसे मिल करके देखिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बाकी एयर पॉल्यूटेंट्स और जब फॉग ये सब मिलते हैं तो स्मॉग बनता है। और स्मॉग की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं, और जैसे कि अस्थमा, कफ और वीजिंग इन चिल्ड्रन। तो अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, कफ खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, वीजिंग, मतलब बहुत सारी दिक्कतें सांस लेने की हम लोगों में हो सकती हैं स्मॉग की वजह से। स्मॉग किससे बना हुआ होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस जो अदर एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनकी वजह से। तो देखिए काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं एयर पॉल्यूशन को कॉज करने के लिए। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, मतलब जैसे कि हम लोग ना ज़मीन में से जो पेट्रोल निकालते हैं वो ना क्रूड ऑयल हम उसे बोलते हैं। क्रूड ऑयल की जब रिफाइनिंग होती है ना उसके बाद से उससे पेट्रोल निकलता है। तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर द मेजर सोर्स ऑफ गैशियस पॉल्यूटेंट्स। तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो होती हैं उससे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स जैसे कि कोल इन पावर प्लांट्स। तो देखिए मेजर जो सोर्सेज हैं गैसियस पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो मेन जो होते हैं पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो। और किस किस से निकलते हैं, फैक्ट्रियों से निकलते हैं, और जब पेट्रोल की रिफाइनिंग होती है ना उससे निकलते हैं, और ये भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर सकते हैं और परमानेंट लंग डैमेज, लंग पूरी तरीके से खराब कर सकते हैं ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अदर काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट्स, दूसरे तरीके के पॉल्यूटेंट्स होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड एरोजोल स्प्रेज। तो जो ठंडा करने के लिए चीज़ों को, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एसीज हो गए, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। एटमॉस्फेयर की जो ओजोन लेयर होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसको ख़राब कर देते हैं। ओजोन लेयर का काम होता है हमें अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, हार्मफुल यूवी रेज जो होती हैं सन की, उससे हमें जो ये ओजोन लेयर है वो बचाती है। मगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते हैं, ओजोन लेयर को ही ख़राब कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ओजोन होल होता है। जैसे कि मान लीजिए ओजोन लेयर है, इसमें होल होने लगते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। और अब देखिए हम लोग अब फिलहाल क्या कर रहे हैं, थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हम लोग ने ये वाली बात देख ली है कि अगर यूवी रेज आती रहेंगी तो हमारी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी दुनिया में, हम लोग तो इंसान ख़त्म ही हो जाएंगे, बाकी दूसरे जानवर भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हम लोगों ने धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। इससे जो थोड़े कम हार्मफुल हैं क्लोरोहाइड्रोकार्बन्स वो हम इस्तेमाल अब करने लगे हैं। तो इन एडिशन टू द अबव मेंशन गैसेज, ऑटोमोबाइल्स विच बर्न डीजल and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods। तो हम लोगों ने नाइट्रस ऑक्साइड्स के बारे में और सल्फर ऑक्साइड्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा जब डीजल बर्न होता है ना तो और भी छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो हैं वो होते हैं, हवा में लटके हुए से रह जाते हैं काफ़ी लंबे समय तक, और वो रिड्यूस कर देते हैं विजिबिलिटी। मतलब जैसे कि छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, धुंध हो जाती है, हमें बिल्कुल आगे का दिखाई नहीं पड़ता है। और जब इनको इनहेल करते हैं ये बहुत सारी बीमारियां भी कर सकते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में स्टील जब बनती है, माइनिंग जब होती है, तो बारीक बारीक ऐश के, एक तरह से राख के पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं, हवा को भी, पानी को भी, मिट्टी को भी, हर तरीके से ये जो है काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। अब देखिए केस स्टडी है ताजमहल की। तो पास्ट 2 डिकेड्स, देखिए डिकेड में, एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो पिछले 20 सालों से, क्योंकि 2 डिकेड है तो पिछले 20 सालों से इंडिया का जो इंडियाज़ मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, पूरे दुनिया से और इंडिया से भी ज़्यादा बहुत सारे लोग ताजमहल को देखने के लिए जाते हैं आगरा में। और मगर ताजमहल काफ़ी मैटर ऑफ कंसर्न बन चुका है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर होने लगा है। उसकी वजह से डिसकलरिंग ऑफ इट्स मार्बल हो रहा है। मतलब एयर पोल्यूशन की वजह से ताजमहल का जो वाइट कलर का मार्बल है वो पीला पड़ रहा है। और इट इज़ नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन बट नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, स्टैच्यूज़, ये भी एयर पोल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो सिर्फ इंसानों पे ही नहीं, जानवरों पे ही नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही नहीं सिर्फ, बल्कि बिल्डिंग्स पे, मॉन्यूमेंट्स पे, इन पे भी एयर पोल्यूशन का बहुत ही ख़राब इफेक्ट पड़ता है। हम ताजमहल का एग्जाम्पल देख सकते हैं।
इंडस्ट्रीज़ जो कि लोकेटेड है आगरा में, जैसे कि रबर को प्रोसेस करने वाली रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल एंड स्पेशली मथुरा ऑयल रिफाइनरी रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है इन फैक्ट्रीज से। रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, केमिकल, मथुरा ऑयल रिफाइनरी, इसकी वजह से ताजमहल की हालत आज में बहुत ख़राब होते हुए दिख पड़ रही है। अब देखिए, दीज गैसेस जो है रिएक्ट करती हैं वाटर वेपर के साथ। ये जो गैसेस हैं वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती हैं, जो कि हवा में प्रेजेंट होता है। वाटर वेपर होता है हवा की नमी जो होती है, उसके साथ ये सारी की सारी गैसेस रिएक्ट करती हैं टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। मतलब देखिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। पानी हवा में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, और वाटर वेपर प्रेजेंट होती है। इससे क्या बन जाती है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, H2SO4। खैर ये सब तो आप 10th क्लास में आके पढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और नाइट्रिक एसिड बन जाता है। ये एसिड जो है, इन्हीं एसिड्स की वजह से, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की वजह से एसिड रेन भी होती है। तो एसिड रेन भी हो रही है इनकी वजह से। दिस कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन कोरोड्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट। द फिनोमिना इज नोन एज मार्बल कैंसर। तो देखिए, जो एसिड रेन की वजह से मॉन्यूमेंट्स हमारे कोरोड हो रहे हैं, तो मार्बल ख़राब हो जाता है उससे, तो उसको हम मार्बल कैंसर कहते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सच एज शूट particles emitted by मथुरा ऑयल रिफाइनरी contributed towards yellowing of marble। तो बहुत ही छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल, मतलब ऐसे नन्हे नन्हे से पार्टिकल्स जो हवा में लटके से रहते हैं ना, उसकी वजह से जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी से निकलते हैं, ताजमहल के मार्बल जो है वो पीला पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल को बचाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। तो उसने कहा है, इंडस्ट्रीज़ को ये ऑर्डर किया है कि टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल, जैसे कि वो पेट्रोल डीजल वगैरह का इस्तेमाल करने की बजाय CNG का इस्तेमाल करें, LPG का इस्तेमाल करें। मोर ओवर ऑटोमोबाइल्स जो है शुड स्विच ओवर टू अनलेडेड पेट्रोल इन द ताजमहल जोन। तो ताजमहल वाला जो इलाका है, देखिए पेट्रोल में हमारे पेंट्स वगैरह इन सब में लेड होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ताजमहल वाला जो एरिया है, इस एरिया में ऐसा पेट्रोल इस्तेमाल किया जाए जिसमें लेड जो है बहुत ही कम हो, और CNG का, कंप्रेस नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये गैसेस पोल्यूशन बहुत ही कम क्रिएट करती हैं। तो वही बताया गया है कि अपने एल्डर के साथ डिस्कस करिए जिन्होंने ताजमहल को 20-30 साल पहले देखा था। तो ताजमहल पहले तब वाइट कलर का हुआ करता था, अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गया है। एसिड रेन का जो है क्रॉप्स पे भी काफ़ी क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि एसिड रेन का क्रॉप्स पे, हमारी फसलों पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, देखिए टाइम क्या हो गया, 17 मिनट्स हो गए हैं। चलिए देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लेते हैं, फिर 2 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। अब लोग बोलते हैं बड़ी वीडियोस बना दो। देखिए पता है क्या होता है, बड़ी वीडियोस बनाने में ना बोलते बोलते ना गला सूखने लगता है, और थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है बहुत ज़्यादा लगातार बोलने में। इसलिए मैं ना थोड़े हाफ ऑफ करके 2 वीडियोस में, आपके चैप्टर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, उनको मैं 2 वीडियोस में कवर कर लेती हूँ, और 2 घंटे तक तो आप भी नहीं देख पाएंगे। और वीडियो जो है ना, देखिए ऐसा होता है, आपको कोई मेरा वीडियो सर्च करना है ना, तो आप चैप्टर का नाम डालिए जो भी आपको सर्च करना है, उसके आगे आप लर्नर भी लिख दीजिए, तो आपको मेरे ही चैनल के वीडियोज़ मिल जाएंगे ईजिली। या फिर आपने जो वीडियो देखा ना, उसके जस्ट नीचे वाली जो वीडियो आ रही होती है, वो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो उससे आप देख सकते हैं। वरना मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है ना, जब आपको ना ऐसा करा करूँगी आपसे मैं, एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पूरी की पूरी आपके जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं ना, उनकी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया करूँगी, ताकि आपको ईजिली मिल जाए। तो देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि सनरेज जो हैं वो धरती को क्या करती हैं, गर्म करती हैं। हमारे अर्थ के सरफेस को सन की रेज गर्म कर देती हैं। अ पार्ट ऑफ रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन अर्थ इज एब्जॉर्ब्ड बाय इट एंड अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। तो कुछ पार्ट जो है सूरज की रोशनी का जो ज़मीन पर पड़ता है, अर्थ पर पड़ता है, वो कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ तो हम लोग सनरेज अपने अंदर ले लेते हैं, अर्थ अपने अंदर ले लेती है, और कुछ जो है वो स्पेस में वापस भेज देती है। तो पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। जो जैसे कि ये अर्थ है और ये सपोज करिए ये सन है, सन ने अपनी लाइट भेजी, तो कुछ जो है लाइट वो सन को अर्थ वापस भेज देती है, और जो वापस भेजी हुई रेडिएशन है वो एटमॉस्फेयर में भी जाती है। तो ट्रैप्ड रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर में वापस भेजी हुई होती है, वो ट्रैप हो जाती है, वो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को और भी ज़्यादा गर्म करती है। ट्रैप रेडिएशन और ज़्यादा अर्थ को मतलब गर्म कर देती है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो वही है द ट्रैप्ड
Radiation further warm the earth. If you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that the sun is allowed to get in but it is not allowed to go out. तो ग्रीन हाउस होते हैं ऐसे घर जिसमें सन की रेडिएशन अंदर तो आती है मगर उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता, ट्रैप करके रख लेते हैं. तो ट्रैप्ड हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस. जो ट्रैप करी हुई हीट होती है वो ग्रीन हाउस को काफ़ी गर्म कर देती है. और ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलर. तो जिस तरीके से जो ग्रीन हाउस है ना वो गर्म कर लेता है सन की रेडिएशन से, तो इसी तरीके से अर्थ जो है, अर्थ जब सन की रेडिएशन को वापस भेजती है एटमॉस्फेयर उसको अपने अंदर सोख के रख लेता है. इसी चीज़ को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज सिमिलर, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो सन की जो रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर अपने अंदर जमा करके रख लेता है, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. तो विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल ऑन दिस अर्थ. अगर एटमॉस्फेयर ऐसा ना करता ना तो हमारी ज़िंदगी ही नहीं हो पाती अर्थ में, क्योंकि अर्थ पर ना बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती. बट क्या हो रहा है आजकल, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट. कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस होती है ना. मगर अब क्या हम लोग कर रहे हैं, पेड़ काट करके और एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन फैला करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाए जा रहे हैं. उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है. तो रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेनी पड़ती है. बट क्या है, इफ़ देयर इज़ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इट एक्ट्स एज पल्यूटेंट. अगर कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बहुत ज़्यादा हो तो वो पल्यूटेंट की तरह एक्ट करती है, वो एक प्रदूषण की तरह एक्ट कर देती है ना. ऑन द वन हैंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. एक तरफ तो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, दूसरी ओर फॉरेस्ट डिक्रीज़ हो रहे हैं. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हमारे जो फॉरेस्ट है ना, हमारे जो पेड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और उससे क्या होता है, मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है ना वो एटमॉस्फेयर में वो ठीक ठाक बना रहता है. बट हम पेड़ काट रहे हैं और बाकी व्हीकल से, फैक्ट्रीज से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ा रहे हैं. प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए क्या हो रहा है, देयर बाय डिक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है. डिफॉरेस्टेशन लीड टू एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर बिकॉज नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इस्तेमाल करते हैं मगर हम प्लांट काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोगों का जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा, वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रह रहा है और गर्मी फैला रहा है. देखिए सिंपल से बताती हूँ मैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, मगर हम लोग पेड़ काटे जा रहे हैं. अब पेड़ काटे जा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो यूज़ ही नहीं हो पा रही है, तो एटमॉस्फेयर में उसकी मात्रा बढ़ रही है. इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप करने का काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है गर्मी को ट्रैप करना अपने अंदर, उसको एस्केप ना होने देना, बाहर ना जाने देना. तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, इसलिए एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. तो एवरेज टेम्परेचर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीट को अपने अंदर कैप्चर करने का काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, एटमॉस्फेयर में हीट भी बढ़ रही है. इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल का मतलब होता है पूरी दुनिया, वार्मिंग का मतलब होता है गर्म होना. दुनिया गर्म हो रही है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हैं और पेड़ों को काटे जा रहे हैं, तो वो यूज़ भी नहीं हो पा रही है और वो हमारी धरती को गर्म कर रही है. तो ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी बड़ा थ्रेट है, क्योंकि हम लोगों का बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में गर्मी हो जाएगी तो चीज़ें सही तरीके से नहीं चलेंगी, मानसून सही नहीं आएगा और सही चीज़ें नहीं रहेंगी. देखिए मैनेज रहे सब तो ही सही होता है. दूसरी गैसेस जैसे कि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, तो कौन कौन सी गैसेस, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर. ये जो है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कंट्रीब्यूट करती हैं जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में. तो कार्बन डाइऑक्साइड, इनको भी हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड
और वाटर वेपर, ये सारी की सारी क्या होती हैं, सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा मेजर कंसर्न मतलब दिक्कत का कारण बन गया है पूरी दुनिया में। दुनिया गर्म हो रही है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ इस एग्रीमेंट पे पहुंची कि भैया ग्रीन हाउस गैसेस को हम कम करेंगे। इसी को ही हम लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल का नाम दिया। तो बूझो सरप्राइज़ हो गया ये सुन करके कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इवन एज लिटिल एज 0.5 डिग्री सेल्सियस कैन हैव सच सीरियस इफेक्ट। हमारा जो 0.5 डिग्री सेल्सियस ही हमारा सिर्फ और सिर्फ बढ़ा है अर्थ का एटमॉस्फेयर, बट उसके बावजूद भी कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी है। गंगोत्री के ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी समुद्र में, समुद्र का लेवल राइज होगा, आइलैंड डूब जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अभी हम देखेंगे। तो हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने पड़ रहे हैं।